हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लास में। चलिए आज हम क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई मॉडल पेपर 3 कराने जा रहे हैं। इससे पहले आप यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम देखते हैं। 80 का 80 ऑब्जेक्टिव हम कराने जा रहे हैं साइंस का। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो इससे पहले वाले मॉडल सेट और मॉडल सेट आप 1 और 2 नहीं देखे हैं तो आप इससे पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि उससे अधिकतर क्वेश्चन मिलता जुलता इसमें आ गया है। तो चलिए देखते हैं। जो कहा जाता है क्वेश्चन, जो किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो दर्पण जो होता है ना, वो उत्तल दर्पण का प्लस होता है और अवतल दर्पण का माइनस होता है। तो इसमें आ जाएगा अवतल दर्पण, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की, क्वेश्चन नंबर 2 है, लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है? तो हम जानते हैं कि f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। अगर यहाँ से r/2 होता है तो यहाँ पर देख लेते हैं जो कौन सा ऑप्शन हमारा टैली कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। f बराबर r/2 यहाँ भी दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है मेरे दोस्त। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, क्योंकि हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है और हीरा भी सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ के रूप में गिनती किया जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? तो हीरा। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक कौन होता है? तो हीरा। सबसे ज़्यादा चमकीला कौन होता है? तो हीरा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये सब देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा गया है जिसमें से क्वेश्चन नंबर 4, सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी या न्यूनतम दूरी, यहीं पर ध्यान देना है। न्यूनतम पूछे या अल्पतम पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 मीटर नहीं लगाना है, 25 मिलीमीटर नहीं लगाना है, 25 सेंटीमीटर। ध्यान से, क्योंकि 25 सब में दिया गया है। अधिकतर विद्यार्थी कंफ्यूज होकर के 25 देखते हैं, मार देते हैं, लेकिन ये गलत हो सकता है। 25 सेंटीमीटर देख करके हमको मारना होगा। अगर इसी में पूछा जाता जे अनंत देखने की अधिकतम दूरी क्या होता है? तो अनंत होता है। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमको कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, श्वेत प्रकाश का जो है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किस प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम झुकता है? तो हम जानते हैं जो प्रिज्म जो होता है और कोई लाइट को यदि हम गुजारते हैं तो यह 7 रंगों में बट जाता है। 7 रंगों में बट जाने के कारण बेजानी हॉपी नाला, सबसे लास्ट में आता है ला, इसका मतलब लाल। तो किसी भी श्वेत प्रकाश को यदि हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो सबसे जो कम झुकता है ना, मतलब सबसे कम झुकने वाला है, वो है हमारा लाल। तो चलिए लाल को देख लेते हैं। और ये भी पूछा जाएगा जो किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल का ही होता है। इसी के कारण से तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण इसका जो है ना प्रास देखने की क्षमता हमें दूर से ही दिखाई देता है। इसीलिए घटना का जो संकेत होता है, खतरे का जो संकेत होता है, वह लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है? अब प्यारे दोस्तों, आज हम बता देते हैं, आज के बाद से ये तीनों क्वेश्चन अभी कभी भी आपको नहीं छूटने वाला है। अब जैसे हम अ लिखते हैं, आ लिखते हैं, ऐसे ऐसे लिखते 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 ऊपर जाते हैं ना। अब बताइए जो सबसे पहले कौन आया? निकट में कौन आया? अ। इसका मतलब निकट में आया अ, तो निकट में आने का अ मतलब निकट दृष्टि दोष, याद हो गया। दूर में कौन आया? दूर में जाते हैं तो ऊ आता है, मतलब दूर दृष्टि दोष, याद हो गया होगा ना। अब आ हम लिखते हैं तो अ में सबसे पहले आता है अ, इसका मतलब निकट में आ जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमको कौन सा लेंस, अवतल या उत्तल? तो आप कहेंगे खुद से ही ये अवतल लेंस होगा। इसका कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। अगर इसी जगह पे कहता जो दूर दृष्टि को दूर करने के लिए कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, विद्युत रोध निर्भर करता है, तो इसमें जो हो जाएगा ना, चालक पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता जो है ना, प्रतिरोधकता वह चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, जो किस चीज़ का ये बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया यहाँ पर, विद्युत शक्ति कैसा है मात्रक। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अभी सब जानते होइएगा जब विद्युत शक्ति कैसा है मात्रक वाट होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक इससे पहले भी हम मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 में भी क्वेश्चन को हम देखे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को हम देखे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन जो इसमें कहा गया है, 9 नंबर क्वेश्चन, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो मान होता है वह 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है, एक यूनिट का मान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें कहा गया है, जो हरे जो तार होते हैं ना, हरे तार, ऑप्शन नंबर डी, हरे तार विद्युत रोधन वाला तार पर्याप्त विद्युत मान्य तार होता है, ये बिल्कुल गलत ही कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, चैनल से आप भागिए नहीं, क्योंकि ये 80 का 80 ऑब्जेक्टिव जो हम करा रहे हैं, 5 का 5 सेट कराने वाले हैं, इसमें से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाने वाला, वो बहु छपने वाला है। इसीलिए हम कह देते हैं, जो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि पल पल का अपडेट आप सभी तक पहुंचते रहे। मैथ हो, साइंस हो, संस्कृत हो, सोशल साइंस हो, सभी का ऑब्जेक्टिव हम इसी प्रकार से कराने वाले हैं, ट्रिक के साथ, जहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव में हम 3-3 ऑब्जेक्टिव कराते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में मध्यमा संकेत करती है। तो वाम हस्त के जो नियम है ना, वो क्या करती है, तो मध्यमा जो संकेत करती है ना, हमारा मध्यमा कैसे होता है, वो आप उंगली पर भी देख सकते हैं। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा जो होती है ना, यह ध्रुव की ओर होती है। किसकी ओर होती है, ध्रुव की ओर होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत में कौन सा है। नाभिकीय ऊर्जा जो होता है, यूरेनियम से प्राप्त किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त किया जाता है, यूरेनियम से प्राप्त किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, कली चूना का सूत्र क्या होता है। तो जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaOH का होल 2 नहीं मार लीजिएगा आप लोग, कैल्शियम ऑक्साइड होता है कली चूना का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 इज द खत्म है। अगला देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है इसमें, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, जल के विद्युत अपघटन से कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। तो जल के विद्युत अपघटन से कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ध्यान से देख लीजिएगा, यही सब क्वेश्चन फंसाने वाला आता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, ये क्वेश्चन आप लोग को खुद करना है, क्योंकि हम मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 में भी बताए हैं, बेकिंग सोडा, धोबन सोडा, सभी को हम बता दिए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आप देखिए और कॉमेंट कीजिए, आपको अवश्य ही आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप पढ़ने लायक बच्चे नहीं हैं। तो चलिए इसको कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए। चलिए, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत भी आए है, ये भी, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। हम उस दिन भी बताए थे, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है, लाल। और अम्ल में भी आता है लास्ट में, उसमें पूछ दिया था अम्ल का पीएच मान पूछ दिया था। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है तो उसमें ये पूछ दिया, लेकिन इसमें डायरेक्ट ही पूछ दिया गया। अगर आप लोग देखे होइएगा मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2, अगर नहीं भी देखे हैं तो उसको जा करके अवश्य ही देख लीजिए। अभी इसे आने वाला क्वेश्चन मोस्ट भी आया है, और इसमें देखिए तब लॉ इसमें भी आया, लॉ इसमें भी आया, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा हमारा लॉ से क्या हो जाएगा, याद रखिए, तो अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। चलिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है, ये 10.5 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला होता है। जी, धातु और अधातु का हम पहचानने का तरीका भी बता दिए हैं। जिसके लास्ट में म लगा रहे वो हमारा धातु, जिसके लास्ट में न लगा रहे वो अधातु। तो इसमें अधातु अभी भी आप पहचान सकते हैं, जो अधातु कौन हो गया, हमारा आयोडीन हो गया, और ये ब्रोमीन हो गया। अब इसमें से ही आप कंफर्म कर सकते हैं, ये तो आता है ब्रोमीन जो है हमारा आ जाता है अधातु में, लेकिन ये तरल अवस्था में रहता है। आयोडीन जो होता है, जिसको हम लोग नमक के रूप में भी प्रयोग करते हैं, वो है अधातु, लेकिन फिर भी देख लेते हैं जो नमक कितना शाइनिंग देता है, चमकीला होता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर देखते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो कहा जाता है, इसमें निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है? जी हाँ, आप लोग जानते होइएगा जो सोडियम जो है अधिक क्रियाशील धातु है, इसको हवा में छोड़ देने पर यह जल उठता है। अत्यधिक क्रियाशील धातु हमारा सोडियम ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑक्सीजन जो होता है ना परमाणु, उसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसका संयोजकता भी कितने होते हैं? 6 होते हैं। चलिए अगला आता है हमारा ब्यूटेनॉल, एक कार्बनिक यौगिक है जिसका कार्यात्मक समूह क्या है? हम क्या बताए थे? ब्यूटेनॉल। तो जिसमें नॉल ग्रुप जुड़ जाए या ऑल ग्रुप जुड़ जाए वही हमारा उसका यौगिक कहलाता है। तो किसका है यौगिक? अल्कोहल। और इसमें भी देखिए ऑल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें भी ऑल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें भी ऑल ग्रुप जुड़ा हुआ था ना, इसमें भी ऑल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें भी ऑल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 23, नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? बहुत भी आया है क्वेश्चन, ये 3 आबंध होते हैं। नाइट्रोजन के बीच जो कितने आबंध होते हैं? 3 बॉन्ड होते हैं। केमिस्ट्री आप लोग पढ़े होइएगा तो याद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा इसमें से, जो कितना है एल्कीन का सामान्य सूत्र? एल्कीन पूछा है जी, इससे पहले भी हमने बता दिया एल्केन, एल्काइन, एल्कीन का सबको बता दिए हैं। तो एल्कीन पूछा है, तो एल्कीन का सूत्र क्या होता है? CnH2n2 होता है। चलिए आगे की ओर देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, आप बताइए जो आवर्त लिखे हम आवर्त और इसमें 7 लिखे, 7 कहिए या ऐसे कहिए 7। अब इसमें एक बात बताइए, इसमें भी आवर्त आवर्त आ गया तो इसमें 7 में भी आ गया तो इसका कहने का मतलब जो इसमें भी तो इसमें भी तो आवर्त कितने? हम ट्रिक बता रहे हैं, आवर्त कितने? तो 7। अभी आप याद रख लीजिए, कभी नहीं भूल पाइएगा, याद रख लीजिए, और नहीं तो अगर भूले तो गए काम से, समझ में आया? तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, समूह से ऊपर नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या परिवर्तित होता है? तो एक बात बताइए, एक के बाद 2 आता है ना, एक के बाद जब ये 2 आएगा, एक के बाद हमारा 2 आता है, 3 आता है, तो ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो बढ़ रहा है। क्या हो जा रहा है? तो बढ़ रहा है। तो इसमें हमारा आंसर कौन हो जाएगा? तो परमाणु का साइज बढ़ता है, परमाणु का साइज बढ़ता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कौन सा एंजाइम एमल्सीकृत वसा? तो वसा जो होता है ना, लाइपेज, वसा को पचाने वाला कौन सा एंजाइम होते हैं? तो लाइपेज होते हैं। सामान्य परिसंचरण CMMHD होता है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा पहुंचता है? तो फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। बना भोजन, अगर यही पूछता जल, तो जल जौ से जल और जौ से जाइलम, याद रख लीजिएगा, जौ से जल और जौ से जाइलम होता है। लेकिन इसका पूछा है हमारा भोजन, तो भोजन पूछा है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम। चलिए आगे की ओर हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस पौधे का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रबंधन को प्रदर्शित करता है। कलम द्वारा, अब देखिए इसमें कलम किस में लगा सकते हैं हम लोग? कलम आप लोग भी बताइए, कलम किसके द्वारा लगाते हैं? गेहूं को कलम लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। धान को लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। गुलाब को लगाते हैं? जी लगाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, गुलाब। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, काला जर बीमारी रोगजनक के कारण होता है। तो काला जर जो होता है ना, काला जर ये लेमनेस्मिया के द्वारा होता है, लेशमानिया के द्वारा होता है। कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो द्विलिंगी पुष्प जो होता है ना हमारा, गुलाब का जो पुष्प होता है वो द्विलिंगी होता है। मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। तो मानव में घ्राणग्राही जो स्थित होता है ना, घ्राणग्राही, तो ये घ्राणग्राही जो होता है ये कानों में होता है। किस में होता है? कानों में होता है। चलिए अगला 34 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 34 देखते हैं। 34 में क्या कहा गया है, जो हमारे शरीर में सभी ऐच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा स्थित होता है? तो इसमें जो होता है ना, प्रमस्तिष्क के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? प्रमस्तिष्क के द्वारा। जंतु में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो जंतु में जो वृद्धि हार्मोन जो स्रावित होता है ना, ये किसके द्वारा होता है? तो पीयूष ग्रंथि के कारण होता है। किसके कारण होता है? पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि, इसी का नाम होता है। तीनों याद रख लीजिएगा, इससे पहले भी हमने बता दिया है। मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट हम बार बार कहते हैं, अगर नहीं देखें तो उसको जाकर के आप देख लीजिए।
चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है इसमें से 36 में क्या कहा रहा है, अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने किया था। अनुवांशिकता का सिद्धांत आप सब जानते हैं जो मेंडल ने दिया था। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों के लिंग में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। गुणसूत्र होते हैं तो स्त्रियों में जो होता है ना ये XX होता है, क्या होता है XX होता है, और पुरुष में जो होता है XY होता है। लेकिन हमको स्त्री पूछा है तो स्त्री के लिए ये हो जाएगा। अगर पुरुष पूछा जाता पुरुष पूछा जाता तो हमारा आंसर हो जाता ये, लेकिन हमको क्या पूछा गया है, स्त्री पूछा, तो स्त्री के लिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम, निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण कचरा है। तो इसमें से आप ही बताइए, जैव निम्नीकरण, इसका कहने का मतलब जो आसानी से गल जाए। तो प्लास्टिक गलेगा नहीं गलेगा, थर्मोकोल गलेगा नहीं गलेगा, पॉलीथीन गलेगा नहीं गलेगा, लेकिन टिश्यू पेपर गल जाएगा। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा जैव निम्नीकरण कचरा कौन सा हो जाएगा, तो टिश्यू पेपर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रह है। आप एक बताइए हम है कहाँ, तो बिहार में। बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, बिहार का हो गया। अगला है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है। तो सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों का लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है कम उपयोग करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रण करना। तो इनमें से आ जाएगा, इनमें से सभी हमारा आंसर आ जाएगा, सभी को करना चाहिए। निम्न में से कौन सा मलेरिया परजीवी है। तो मलेरिया के लिए तो प्लाज्मोडियम होता है, ये सब जानते हैं, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। चलिए अगला देखते हैं हम, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। उत्तम ऊर्जा स्रोत, तो उत्तम ऊर्जा स्रोत है ये बायोमास है, क्योंकि कोयला को जलाने पर, लकड़ी को जलाने पर ये सब जो होता है ना क्या ज़्यादा धुआं उत्पन्न करता है, लेकिन हमको ये प्रदूषण नहीं करना। उत्तम ऊर्जा स्रोत पूछा है तो ये बायोमास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठकों की संख्या होते हैं, तो ये 4 होते हैं। जितने भी स्तनधारी होते हैं ना, स्तनधारी, ये सभी 4 कोष्ठकीय जीव होते हैं, याद रख लीजिएगा। मानव हृदय में चाहे मेमेलिया वर्ग के जितने भी जानवर होते हैं, मनुष्य आते हैं ना, सभी में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 45 क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर 45 में कहा जाता है, जो कवक जो है ना, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक में मृतजीवी भी पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, मृतजीवी भी पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उस दिन भी बताए हैं C2H4 होता है इसका आंसर। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अभी जस्ट हम बताए हैं, अवतल रहे तो माइनस और उत्तल रहे तो प्लस, उत्तल रहे तो प्लस, अवतल रहे तो माइनस। तो हमको कहा क्या गया है इसमें से, अवतल है या उत्तल है। तो हमको पूछा क्या गया है, फोकस दूरी धनात्मक होनी चाहिए। फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। तो फोकस दूरी प्लस पूछा है, तो प्लस किसका होता है, उत्तल का। चलिए याद हो गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 में कहा जा रहा है यहाँ पे, किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप याद करिए, आ उ कहने का मतलब ई के बाद उ। अभी आप बताइए, जो अ मतलब निकट या दूर, तो निकट आप बोलिएगा, इसका मतलब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। अभी जस्ट इससे पहले हमने बताए हैं। इसीलिए कहते हैं, चैनल को आप नहीं भी देखें या फर्स्ट टाइम है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के रोमांचक वीडियो हम लाते रहते हैं। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि दीर्घ दृष्टि ने पूछा है, दूरदृष्टि ने पूछा है, इसलिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा, अमीबा अपना भोजन किस विधि के द्वारा पकड़ता है। तो अमीबा जो कोई भी जो अमीबा रहता है उसका तो आकार निश्चित रहता नहीं है, और भोजन को जब ये देखता है तो अपने चारों तरफ से उसको घेर लेता है। इस विधि को हम लोग कूटपाद विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, कूटपाद विधि कहते हैं। चलिए आगे की ओर देखते हैं हमारा, कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है। तो वसा पर जो है ना, अभी लाइपेज करता है। कौन करता है, लाइपेज करता है। वसा पर कौन सा एंजाइम करता है, तो लाइपेज करता है, वसा पे लाइपेज करता है। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे अवायवीय कहते हैं, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे की ओर देखते हैं, मछली का श्वसन अंग सभी जो लोग जानते हैं जो गिल्स होता है। क्या होता है, गिल्स होता है। मछली का श्वसन अंग क्या होता है, गिल्स होता है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मछली का श्वसन अंग हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 53। चलिए 53 को हम देखते हैं,
आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्व का गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? तो ये परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें। अब देखिए, क्षैतिज कतारें को क्या कहते हैं? क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर नहीं पूछा है, क्षैतिज पूछा है, तो क्षैतिज को हम लोग आवर्त कहते हैं, याद रख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। लोहे की फ्राइंग के जंग से बचाने के लिए लोहे के फ्राइंग को पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो ग्रीस लगाकर, जंग से बचाने के लिए पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें से सभी, तीन में से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है? तो सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। लिथियम को भी काटा जाता है, लेकिन ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सोडियम ही दिया गया है, उसका संकेत दिया गया है Na। आगे की ओर देखते हैं, निम्न में से कौन से गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो चूने के पानी को जो दूधिया कर देता है वो CO2 होता है, तो CO2 करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए, अगला देखते हैं, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये इमली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, जिप्सम, वो होता है CSO4 × 2H2। इसमें से अदर का भी संकेत दिया गया है, उसको आप नहीं मान लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, हम देख लेते हैं 60 नंबर क्या कहता है। 60 नंबर कहा गया है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया कराने पर। तो एक बात भाई याद रखिए, जिंक क्या है? धातु है। जिंक क्या है? धातु है। जिंक धातु है और सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल है। जिंक क्या है? धातु है। धातु को जब अम्ल से अभिक्रिया हम लोग कराते हैं, चाहे कोई सा भी धातु हो, कोई सा भी अम्ल हो, तो उसमें हमेशा H2 गैस ही प्रवाहित होता है या निकलता है। तो धातु को कोई सा भी अम्ल से अभिक्रिया कराने पर हमेशा हाइड्रोजन गैस ही निकलता है। तो इसमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस कहाँ दिखाई दे रहा है? तो H2 गैस दिखाई दे रहा है। विद्युत प्रतिरोधकता। विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर। ओम पर मीटर मत मार लीजिएगा, गलत हो जाएगा, ओम मीटर मारिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा होता है चालक? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो सभी लोग जानते होइएगा, चांदी होता है। लोहा भी होता है, नाइक्रोम भी होता है, लेकिन सबसे अच्छा चालक जो होता है वह चांदी होता है। लेकिन लोग इसे घर में क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि ज़्यादा कीमती होने के कारण इसे घर में नहीं लगाया जाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो ऑर्स्टेड ने किया था। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, याद रखिएगा, विद्युत मोटर जो होता है उसको हम पहले लाइन देते हैं। तो ये देखिए, इसका मतलब ये हो गया, जब पहले विद्युत ऊर्जा को फिर वह किसी चीज़ को नचाता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसका मतलब हो गया, जब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जैसे पंखा देख लीजिए, पहले हम लोग स्विच दबाते हैं, फिर उसमें करंट जाता है, फिर वह पंखी को नचाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया ना, पहले हम इसको विद्युत दिया, तो पहले आ जाएगा विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अगला 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु इसमें से पूछा गया ना, तो सबसे कम जो होता है ना, ये हमारा Fe हो जाएगा, आयरन, लोहा। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की 6 होती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन परमाणु के बीच त्रियाबंध होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो त्रियाबंध जो होते हैं ना, एल्काइल कहलाते हैं। कितने कहलाते हैं? एल्काइन कहलाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एथेनॉल। हम इससे पहले भी बताएं, जिसमें ऑल ग्रुप हो जाए वो एल्कोहल कहलाता है। तो एल्कोहल का जो होता है OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH कहाँ हो गया आंसर हमारा। चलिए, अगला देख लेते हैं हम, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने के लिए कौन सा कोशिका संचालित होती है? तो द्वार कोशिका संचालित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है? रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन होता है? तो ये होता है न्यूरॉन। कौन होता है? न्यूरॉन। ऐसे आप लोग भी जानते होइएगा, न्यूरॉन होता है, ऐसे ऐसे होता है ना, ये होता है न्यूरॉन। चलिए, आगे की ओर देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 71 आता है, मानव उत्सर्जी अंग कौन है? तो मानव में उत्सर्जी जो अंग है ना, ये वृक्क है जो उत्सर्जी अंग होता है। चलिए, आगे की ओर देख लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन बच गया है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 को क्या कहा रहा है? जो एंड्रोजन क्या है? इससे पहले मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट में भी हमने करवाया है। एंड्रोजन क्या है? नरलिंग हार्मोन है। सेम टू सेम क्वेश्चन छपने वाला है। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, तो वह निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? अपचयन कहलाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है जो कहा जाता है अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे 7 होता है, इधर कम होता है मतलब 6, 5, इधर होता है 8, 9, 10। तो ये होता है उदासीन, उदासीन। ये होता है अम्लीय, ये होता है क्षारीय। 7 से कम अम्लीय, 7 उदासीन और 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है, याद रख लीजिएगा। अभी पूछा अम्लीय, हो सकता है अगले बार में क्षारीय पूछ दे, हो सकता है उदासीन पूछ दे। चलिए धोने का सोडा अभी हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन हमने बहुत बार कराया है। इसका क्वेश्चन आप कमेंट खुद कीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है हमें मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसका नाम क्या है। तो मधुमक्खी का जो डंक होता है ना, ये मेथनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 78 और 79 जो आता है। 78 में कहा गया है यहाँ पे हमारा जो निम्न में से कौन सा प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है। तो प्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है। अमीबा जो पूछा गया है यहाँ पे, अमीबा में अलैंगिक जनन की किस विधि द्वारा होता है। तो अमीबा में जो अलैंगिक विधि जो होता है ना, वह विखंडन विधि द्वारा होता है। क्या, किस विधि के द्वारा? विखंडन विधि के द्वारा होता है, विखंडन विधि के द्वारा होता है। चलिए फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो फूल का जो कौन सा भाग जो है ना फल में बदलता है, तो ये जो है ना फूल का जो भाग होता है अंडाशय जो है ये फल में बदल जाता है। तो चलिए आज 80 का क्वेश्चन 80 ख़त्म हो गया है। आप अगला मॉडल सेट देखने के लिए तैयार हो जाइए। अगर इससे पीछे वाले भी नहीं देखें तो इसको देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। धन्यवाद।